नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 46 जो बाल अपराध से संबंधित है ये आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं बाल अपराध का अर्थ क्या होता है और अलग अलग विद्वानों द्वारा इनकी दी गई परिभाषाएं, बाल अपराध का स्वरूप कैसा होता है, बाल अपराध के कारण कौन कौन से होते हैं, फिर हम बाल अपराध का निवारण कैसे करेंगे और फिर हम इस बाल अपराध का उपचार कैसे करेंगे, वो सब बातें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 45 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो चैप्टर देख सकते हैं। सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो छोटी से छोटी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या बड़ी से बड़ी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, अगर एजुकेशन साइकोलॉजी टॉपिक उसमें दे रखा है तो जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पुस्तक पर आधारित आते हैं। ये पुस्तक जो है ये पीडी पाठक द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें और अपने अमूल्य सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाल अपराध का अर्थ व इसकी परिभाषा। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं। इन कानूनों का पालन करना सबके लिए ही अनिवार्य होता है, चाहे वो वयस्क हो या फिर वो बालक हो। यदि वयस्क उन कानूनों की अवहेलना करता है, उन कानूनों को तोड़ता है, तो वो समाज विरोधी कार्य करता है, तो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर बालक या किशोर इसी प्रकार का कार्य करता है तो उसका कार्य जो है वो बाल अपराध या फिर किशोर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। विभिन्न देशों में बाल अपराधियों की निम्नतम और उच्चतम आयु अलग अलग होती है। भारत में उसी बालक या किशोर का समाज विरोधी जो कार्य है वो अपराध माना जाता है, जिसकी न्यूनतम जो आयु है वो 7 वर्ष होती है और अधिकतम आयु 16 वर्ष होती है। और 18 वर्ष से ऊपर का जो बालक है वो बालक की श्रेणी में ना आकर वो एक वयस्क व्यक्ति बन जाता है, तो वो बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें उम्र दे रखी है, जो आयु दे रखी है वो 7 से 16 वर्ष दे रखी है। तो यही क्या है, बाल अपराध की आयु होती है। अब हम अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई बाल अपराध की परिभाषाएं देखने वाले हैं। सबसे पहले वैलेंटाइन महोदय ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि मोटे तौर पर बाल अपराध जो शब्द है वो किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। कानून को भंग करना मतलब उस कानून या नियम को तोड़ना, उसका पालन ना करना। फिर स्किनर महोदय ने भी इसकी परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा है कि बाल अपराध की परिभाषा जो है वो किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध की श्रेणी में आता है। फिर हम अगली परिभाषा देखें। क्लासमेयर व गुडविन महोदय ने क्या कहा बाल अपराध के बारे में, तो इन्होंने कहा कि बाल अपराधी वो बालक या युवक होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराधों के रूप में दंडनीय माने जाते हैं, तो ऐसे कार्य करने वाला बाल अपराधी कहलाता है। फिर गुड महोदय ने भी बाल अपराध की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे बाल अपराध का जो नेचर है, स्वरूप है, वो कैसा होता है। बाल अपराध के स्वरूप को हम उन अपराधों से सरलतापूर्वक समझ सकते हैं जिनको बालक या किशोर करते हैं। इस प्रकार के कुछ अपराध हैं जैसे कि चोरी करना,
झूठ बोलना, नशा करना, जेब काटना, झगड़ा करना, चुनौती देना, सिगरेट पीना, व्यभिचार करना, तोड़फोड़ करना, दूसरों पर आक्रमण करना, विद्यालय से भाग जाना, अपराधियों के साथ रहना, कक्षा में देर से आना, छोटे बालकों को हमेशा तंग करना, बड़ों के विरुद्ध विद्रोह करना, दिन और रात किसी भी समय निरुद्देश्य घूमना, बस और रेल में बिना टिकट के यात्रा करना, दीवारों पर उचित या अनुचित बातें लिखना, जुए के अड्डों और शराब खानों में आना जाना, चोरों, डाकुओं, आवारा, बदचलन और दुष्ट व्यक्तियों से मिलना जुलना, माता पिता की आज्ञा के बिना घर से गायब हो जाना, सड़क पर चलते समय उस पर चलने के नियमों का पालन न करना, किसी की खड़ी हुई मोटर कार में बैठकर सैर के लिए चल देना आदि जो कार्य आते हैं वो बाल अपराध के स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा कार्य करने वाला बाल अपराधी माना जाता है। फिर हम देखेंगे बाल अपराधी जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। क्लासमेयर व गुडविन महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि गठा हुआ और पुष्ट शरीर, जिद्दी, स्वार्थी, साहसी, बहिर्मुखी, आवेगपूर्ण, विनाशकारी, आक्रमणकारी, प्रेम, ज्ञान, नैतिकता और संवेगात्मक संतुलन से रहित परिवार का सदस्य, संभोग में क्रूरता, व्यवहार में व्याकुलता और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने की उत्सुकता, शीघ्र क्रोधित हो जाना, दूसरों पर विरोध करना, दूसरों को चुनौती देना, दूसरों पर संदेह करना, समाज विरोधी कार्य करना, अधिकारियों की आज्ञा न मानना, समस्या को उचित विधि से हल न करना। तो ये बाल अपराधी की विशेषताएं हैं। फिर एलिस महोदय ने भी बाल अपराधी जो होता है उसकी विशेषताएं बताई हैं। तो इन्होंने कहा कि उनका अध्ययन में मन न लगना, औसत छात्रों से कम पढ़ाई करना, बालकों और बालिकाओं का अनुपात क्रमशः 80 और 20 इसके अंतर्गत होता है। फिर कुप्पुस्वामी महोदय ने भी बाल अपराधी की विशेषताएं बताई हैं। इन्होंने बताया कि अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वो वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करता है और भविष्य की चिंता तो वो बिल्कुल नहीं करता है। फिर हम देखेंगे बाल अपराध के कारण कौन कौन से हैं। मेडिनस व जॉनसन का मत है कि सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध में वृद्धि होती हुई जान पड़ती है। यह वृद्धि कुछ तो जनसंख्या की सामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप और कुछ जनसंख्या के अधिक भाग के ग्रामीण वातावरण के बजाय शहरी वातावरण में रहने के परिणाम स्वरूप हो रही है। तो ये बाल अपराध का कारण यहाँ बताया जा रहा है। हम इस वृद्धि की व्याख्या बाल अपराध के कारणों के आधार पर ही कर सकते हैं। ये कारण कौन कौन से हैं? आनुवांशिक कारण मतलब हेरिडिटी से संबंधित कारण, शारीरिक मतलब फिजिकल से संबंधित कारण, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल कारण, सामाजिक सोशल रीजन, पारिवारिक फैमिली रिलेटेड, विद्यालय संबंधी स्कूल रिलेटेड, और संवाद वाहन के साधन मतलब मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, और सांस्कृतिक कारक मतलब कल्चरल फैक्टर्स। तो ये इसके कारण हैं। हम इन कारणों का वर्णन इन्हीं शीर्षकों और उप शीर्षकों के अंतर्गत यहाँ नीचे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है आनुवांशिक कारण। इसमें पहला बिंदु है अपराधी प्रवृत्ति। अनेक मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि बाल अपराधियों का जन्म होता है, कि बाल अपराधी जो हैं उनका जन्म होता है। इन मनोवैज्ञानिकों में लोम्ब्रेसो, मोड्सले और डगडेल विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। उन्होंने अपने खोजों या अन्वेषणों से ये सिद्ध किया है कि बालकों को अपराधी प्रवृत्ति अपने माता पिता के वंशानुक्रम द्वारा ही मिलती है। इसलिए वैलेंटाइन महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि आनुवांशिक लक्षण जो हैं वो अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित
करते हैं। अगला जो बिंदु है वो है उत्पादक गुणसूत्र। मेडिनस एंड जॉनसन ने इसके संबंध में लिखा है कि व्यक्तियों में साधारणतः 2 प्रकार के उत्पादक गुणसूत्र होते हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम। स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY। तो ये 2 गुणसूत्र है, एक तो XX और एक XY। असाधारण दशाओं में कुछ स्त्रियों में X गुणसूत्र तो कुछ जो मनुष्य हैं उनमें XYY गुणसूत्र होते हैं। ये असाधारण दशाओं में पाए जाते हैं। ऐसे मनुष्य बाल अपराधियों को जन्म देते हैं। फिर है शारीरिक रचना। शारीरिक रचना में हम देखेंगे कि बालक की शारीरिक रचना का जो आधारभूत कारण है वो उसका वंशानुक्रम माना जाता है। बाल अपराधियों को अपने वंशानुक्रम से एक विशेष प्रकार की शारीरिक रचना प्राप्त होती है जिसे मोसोमॉर्फिक अर्थात खिलाड़ियों का सा शरीर कहते हैं। इस शारीरिक रचना वाले बालक का शरीर गठा हुआ होता है और वो पुष्ट होता है। ग्लुक एंड ग्लुक महोदय ने इसके संबंध में कहा है अपनी पुस्तक में, वो है साइक्यू एंड डिलिक्वेंसी। इसमें उन्होंने लिखा है कि अपने स्वयं के अध्ययनों के आधार पर कि इस प्रकार की शारीरिक रचना और बाल अपराध में घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा जो कारण है वो है शारीरिक कारण। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे शारीरिक दोष। बालक के शारीरिक दोष उसके तिरस्कार मतलब घृणा के कारण बनते हैं। इस तिरस्कार से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उसको बुरा लगता है, जिसके फलस्वरूप वो उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए दूसरों को कष्ट देने और सताने जैसे अपराध करने लगता है। क्लिफोर्ड मॉम्स ने इसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक बालक की आंखें जो थी वो थोड़ी कमज़ोर थी और वो कमज़ोर आंखों के कारण पढ़ नहीं पाता था, जबकि दूसरे लड़के जो थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। इससे उस बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, चोट लगती है। अतः उसने चश्मा लगाने वाले लड़कों के चश्मे चुराने शुरू कर दिए। पहले तो उसने ऐसा उनको तंग करने के लिए ही किया था, परंतु धीरे धीरे उसकी ये आदत जो है वो चोरी में बदल गई। अगला जो बिंदु है वो है यौनांगों का तीव्र विकास, कि जिन बालकों और बालिकाओं के यौनांगों का तेज गति से विकास होता है वो अनेक प्रकार के काम संबंधी अपराध करने लगते हैं, जैसे कि हस्तमैथुन और सम या विषम लिंगी के व्यक्तियों से संभोग। फिर है मनोवैज्ञानिक कारण। इसमें पहला बिंदु है निम्न सामान्य बुद्धि। निम्न सामान्य बुद्धि वाले बालकों में अपराधी प्रवृत्ति का सरलता से विकास होता है। वैलेंटाइन महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि बर्ट ने जिन बाल अपराधियों का अध्ययन किया है उनमें से 1/5 जो भाग है उनमें औसत से कम बुद्धि थी, अर्थात उनकी बुद्धि लब्धि जो थी वो 100 से कम थी। कि 1/5 भाग, जैसे मान लो 100 है तो उसका 1/5 भाग हो गया 20, तो 20 जो है उनकी बुद्धि लब्धि 100 से कम थी। फिर है मानसिक रोग। बालकों के मानसिक रोग उनको अपराधी बनाने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इन रोगों में ग्रस्त बालकों में मानसिक तनाव, विचार शून्यता, असंतुलन या फिर अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी दशा में वे अपना आत्मनियंत्रण खोने के कारण अपराध कर बैठते हैं। अगला बिंदु है अवरुद्ध इच्छा। MC डोगल ने बताया है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग
जुड़ा रहता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जो पलायन संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति के साथ भय संवेग जो है वो जुड़ा रहता है, वो उससे संबंधित रहता है। जब मूल प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तब यह भावना ग्रंथि का निर्माण कर देती है। इससे बालक में बेचैनी उत्पन्न हो जाती है और यह बेचैनी उसकी दूसरी इच्छाओं को भी प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि बालक धमकाने पर झूठ बोल सकता है, घर से भाग सकता है और दूसरे पर आक्रमण कर सकता है, तो वो ऐसे कार्य शुरू कर देता है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि अवरुद्ध इच्छाओं के कारण बालक में मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जो अनेक अपराधों का कारण बन जाता है। अगला बिंदु है निराशा। हार्लोक ने इसके संबंध में लिखा है कि आक्रमण निराशा की सामान्य प्रतिक्रिया मानी जाती है। व्यक्ति जितना अधिक निराश होता है उतना ही अधिक वह आक्रमणकारी बन जाता है। इस कथन के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि निरंतर निराश रहने वाला बालक आक्रमणकारी बनकर बाल अपराध का दोषी बन जाता है। फिर अगला बिंदु है ग्रंथियां। जिस बालक में ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है वह थोड़े बहुत समय के बाद कोई न कोई अपराध अवश्य करने लगते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें कि विमाता ग्रंथि या हीन भावना की ग्रंथि उसमें प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करके उससे कोई भी असामाजिक कार्य करवा सकती है। प्रतिशोध होता है बदला लेना। अगला बिंदु है संवेगात्मक असंतुलन। बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में संवेगात्मक असंतुलन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। संवेगात्मक असुरक्षा, अपर्याप्तता, हीनता की भावना, प्रेम और सहानुभूति का अभाव और कठोर अनुशासन के प्रति पूर्ण समर्पण या फिर उद्दंड कार्य न केवल बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व को असमायोजित कर देते हैं बल्कि उसे अपराध करने की भी प्रेरणा देते हैं। हिल एंड ब्रोनर महोदय ने जिन बाल अपराधियों का अध्ययन किया है उनमें से 91% बालकों ने ये बयान दिया है कि उनके जीवन के कटु अनुभवों ने उनमें इतना संवेगात्मक असंतुलन पैदा कर दिया है कि वे मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। फिर है सामाजिक कारण। इसमें पहला है साथी। अकेला बालक बहुत कम अपराध करता है, उसके साथ प्राय कोई न कोई अवश्य होता है। गुल्लक ने अपने अन्वेषणों से यह सिद्ध किया है कि जिन 500 अपराधी बालकों का उसने अध्ययन किया है उनमें से 95% शराबियों, जुआरियों, व्यभिचारियों और गुंडों की संगति में रहे थे। हेली ने बताया है कि अपराधी बालक किसी न किसी गुट के सदस्य जरूर होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालक बुरे साथियों की संगति में पड़कर अपराध करते हैं। अगला बिंदु है अवकाश। यदि बालकों को अपना अवकाश बिताने के लिए मनोरंजन या खेल के उचित साधन प्राप्त नहीं होते हैं तो उनका अनुचित दिशा में जाना स्वाभाविक होता है। बोगट ने अपने अध्ययनों से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि बाल अपराध जो है वो अधिकतर या तो शनिवार या फिर रविवार को ही होते हैं या फिर 4-5 बजे के बीच में होते हैं जब बालकों का समय खाली रहता है। अगला कारण है नागरिक वातावरण। आधुनिक नगरों का वातावरण अत्यधिक कृत्रिम, दूषित और अनैतिक होता है। उनमें बाल अपराध को प्रोत्साहन देने वाले सभी साधन विद्यमान होते हैं, जैसे कि मदिरालय, वेश्यालय, सस्ते मनोरंजन, कामुक चलचित्र, जुआ और सट्टा खेलने के अड्डे, लाउड स्पीकरों पर अश्लील गाने आदि हो सकते हैं। जिस बालक पर उसके माता पिता का पर्याप्त नियंत्रण कंट्रोल नहीं होता है वह इनके प्रभाव से वंचित नहीं रह पाते हैं।
परिणामतः यह कुमार्ग पर चलने लगता है कि जिन बच्चों पर माता पिता का नियंत्रण नहीं होता वो बच्चे बुरी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अगला बिंदु है गंदी बस्तियां। मेडिनस एंड जॉनसन ने इसके संबंध में लिखा है कि समाजशास्त्रियों का ये तर्क है, विचार है कि अधिकांश बाल अपराधी जो हैं वो गंदी बस्तियों से ही उत्पन्न होते हैं। उनके इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए शाउ एंड मैकी महोदय ने अमेरिका में लगभग 15 नगरों में बाल अपराधों का अध्ययन किया है। उसके परिणाम स्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गंदी बस्तियों में बाल अपराधों की दरें जो हैं वो सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। अगला बिंदु है युद्ध। युद्ध जो है ये बाल अपराधों को 3 विशेष कारणों से प्रेरणा देता है। पहला है, जिन बालकों के अभिभावक युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं उनकी ठीक देखभाल नहीं हो पाती है। दूसरा कारण है, जो मनुष्य युद्ध में मारे जाते हैं उनमें से अधिकांश के बच्चे असहाय हो जाते हैं। तीसरा कारण है, जिन देशों पर बम गिराए जाते हैं उनके अनेक बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ये सभी बच्चे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए किसी न किसी प्रकार का अनैतिक कार्य करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करते हैं और वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। अगला है देश का विभाजन। इस कारण का भारत में विशेष संबंध पाया जाता है। विभाजन से पहले यहाँ बाल अपराधों की संख्या बहुत ही कम थी और जैसे ही विभाजन हो जाता है उस विभाजन के कारण देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक झगड़ों का तांता लग गया। मतलब हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक झगड़े जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इनमें वयस्कों के अलावा किशोरों ने विशेष रूप से भाग लिया था, जिसके फलस्वरूप कुछ समय तक बाल अपराधों की दरों में बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि होती है। इसका अनुमान नीचे की तालिका में लगाया जा सकता है। तो यहाँ आपको एक तालिका दिखाई देगी, उस तालिका के आधार पर इनके अपराधों में वृद्धि होती चलेगी। तो यहाँ पहले तो सन दिखाए गए हैं, फिर 15 वर्ष की आयु के पहली बार के बाल अपराधी दिखाए गए हैं और फिर 15 वर्ष की आयु के दूसरी या तीसरी बार के बाल अपराधी दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें 1946 मतलब आज़ादी से पहले की। 15 वर्ष तक की आयु के पहली बार के अपराधी 152 थे और फिर दूसरी या तीसरी बार हुआ, फिर 15 वर्ष की आयु के दूसरी या तीसरी बार के अपराधी जो थे वो 21 थे। फिर आज़ादी के समय 1947 के समय 285 और 27 की संख्या हो गई। 1948 आज़ादी के बाद में ये 2304 और 120 हो गई। फिर 1949 को ये 1179 हो गई और यहाँ हो गई 134। फिर अगला जो कारण है वो पारिवारिक कारण माना जाता है। इसमें पहला बिंदु है बर्बाद परिवार। बर्बाद परिवार से हमारा अभिप्राय उन परिवारों से होता है जिसे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी साधन प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा उस दशा में होता है जब धनोपार्जन करने वाले की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, क्योंकि वही उस परिवार के लिए आर्थिक साधन जुटाता था, या वह परिवार से अपना संबंध तोड़ देता है या फिर अनैतिकता का मार्ग अपनाकर किसी की भी चिंता वो नहीं करता है। तो ऐसी दशा में उसके परिवार के बालक जो हैं वो अपराध करने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, अपराध की श्रेणी की ओर वो झुक जाते हैं। जॉनसन ने अपराधी बालकों के आंकड़े इकट्ठे करने पर यह पाया कि उनमें से 52% बालक जो हैं वो बर्बाद परिवारों के आए थे। हिली और ब्रोनर ने अमेरिका के शिकागो और बोस्टन नगरों में 4000 बालकों का निरीक्षण किया और उनमें से 2000 को बर्बाद परिवारों
का पाया गया था कि वो इतने जो थे, आधे जो थे वो बर्बाद परिवारों से संबंधित थे। अगला कारण है अनैतिक परिवार। जिस परिवार में माता पिता का अन्य सदस्य जो है, माता पिता या फिर अन्य सदस्य जो है वो अनैतिक होते हैं, उसके बच्चे भी उन्हीं माता पिता या अन्य सदस्य के समान अनैतिक हो जाते हैं। मेबल इलियट ने अमेरिका के शेल्टन फार्म पर अपराधी लड़कियों का अध्ययन करके यह पाया कि उनमें से 67% लड़कियां अनैतिक परिवारों की पाई गई थी। वैलेंटाइन महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि बर्ट को अपने अध्ययन में 54% बालक अनैतिक परिवारों में मिले थे। अनैतिक परिवारों से वो संबंधित थे। अगला बिंदु है परिवार की निर्धनता। कुप्पुस्वामी के अनुसार अपराधी चरित्र का विकास करने में निर्धनता जो है वो एक प्रमुख कारण माना जाता है। निर्धनता मतलब गरीबी। अत्यधिक निर्धन परिवार के बालकों को शुरू से ही खाने की वस्तुओं की चोरी करने या फिर भीख मांगने के लिए बाध्य मतलब विवश होना पड़ता है। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जिनमें बालकों और बालिकाओं को भोजन तो मिल जाता है, पर धन के अभाव के कारण उनकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। बालक जो है वो पान, सिगरेट, सिनेमा आदि के लिए तथा बालिकाएं जो हैं वो साज श्रृंगार करने के लिए धन प्राप्त करना चाहती हैं। अतः बालक चोरी और बालिकाएं व्यभिचार करके धन प्राप्त करने लगती हैं। ग्लुक ने 500 बाल अपराधियों का परीक्षण करके ये खोज की है कि उनमें से 66 ऐसे परिवारों के बालक थे जिनकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थी और 252 ऐसे परिवारों के थे जो बड़ी कठिनाई से अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाते थे। वैलेंटाइन ने इसके संबंध में लिखा है कि बर्ट ने जिन बाल अपराधियों का अध्ययन किया है उनमें से आधे के परिवार निर्धन या फिर अत्यधिक निर्धन थे। अगला कारण है परिवार का वातावरण। यदि बच्चों के भाई बहन अपराधी हैं, यदि उसके माता पिता उनको कठोर अनुशासन में रखते हैं, यदि परिवार के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, यदि बच्चों पर शिथिल नियंत्रण होता है मतलब कमज़ोर नियंत्रण, तो वे बाल अपराध के मार्ग पर चलने लगते हैं। यदि घर में उनके खेलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है तो वे गलियों में घूमने लगते हैं और वहां दूसरे लड़कों की बुरी संगति में पड़कर बाल अपराधी वो बन जाते हैं। अगला कारण है तिरस्कृत बच्चे मतलब जो ठुकराए हुए बच्चे होते हैं। जो बच्चे माता पिता द्वारा तिरस्कृत होते हैं वे अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस तिरस्कृत का एक मुख्य कारण सौतेली माता या फिर सौतेले पिता का होना माना जाता है। इन तिरस्कृत बच्चों को उनके प्यार के स्थान में गलियों में घूमने वाले आवारा लोगों का प्यार ही प्राप्त होता है और वे कुछ समय के बाद उनके द्वारा बताए हुए अपराध के कार्यों को करने लगते हैं। अगला कारण है बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार। कुप्पुस्वामी महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो बालक के द्वारा परिवार के दुर्व्यवहार का अनुभव किया जाना है। यदि बालक को परिवार में बड़े व्यक्तियों द्वारा सदैव डांटा या मारा जाता है या फिर दोष निकाला जाता है और आलोचना की जाती है तो वह अत्यधिक उदासीन और चिंताग्रस्त हो जाता है। वह परिवार से समायोजन करने का प्रयास करता है। जब वह ऐसा करने में असफल हो जाता है तब वो विद्रोह उठाता है और असामाजिक कार्य वो करने लगता है, जैसे कि विद्यालय से भागना या फिर घर से रुपया और आभूषण लेकर गायब हो जाना। अगला कारण है पिता की अनुपस्थिति या फिर पिता का देहांत। यदि पिता परिवार से कुछ समय तक अनुपस्थित रहता है तो बालक पर उसका नियंत्रण जो है वो ढीला पड़ जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के कारण वह बालक
घर से बाहर इधर उधर जाकर अन्य बालकों की बुरी संगति में पड़ जाएगा। इसका स्वाभाविक नतीजा यह होता है कि अपराध के मार्ग का अनुगमन वो बालक करने लगता है। पिता के देहांत के कारण उसका बाल अपराधी बनना निश्चित सा हो जाता है। इसका उदाहरण देते हुए मेडिनस एंड जॉनसन महोदय ने लिखा है, क्योंकि निग्रो जाति के पिता की मृत्यु दर सबसे अधिक है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस जाति में बाल अपराध की दर जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगला कारण है विद्यालय संबंधी कारण। इसमें पहला बिंदु है स्थिति। हमारे देश में ऐसे अनेक विद्यालय हैं जो नगर के दूषित और कोलाहलपूर्ण भागों में स्थित है। बालक वहां जाते हुए प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के अमानवीय कृत्य देखते हैं। कुछ बालक उनसे प्रभावित होकर उनको अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। फिर है नियंत्रण का अभाव। आजकल के विद्यालय शिक्षा की दुकानें हो गई हैं, जिनमें धन प्राप्त करने के लिए संख्या की ओर ध्यान दिए बिना ही बालकों को विद्यालय में भर लिया जाता है। ऐसे विद्यालय में बालकों पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप वे अपनी इच्छानुसार कहीं भी घूमने के लिए या फिर सिनेमा देखने के लिए स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। इस प्रकार के बालक क्रमशः बाल अपराध के मार्ग को ग्रहण करते हैं। अगला कारण है खेल व मनोरंजन का अभाव। इन बालक इस समय भारतीय नेताओं को शिक्षा का प्रसार करने की धुन उन पर सवार हो जाती है। अतः विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के समय इस बात पर रंच मात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं दिया जाता कि उसके पास बालकों के लिए खेल का पर्याप्त स्थान है या नहीं। किनके पास? विद्यालयों के पास। तो ऐसे ही विद्यालयों को मान्यता दे दी जाती है रिश्वत और भ्रष्टाचार के कारण। विद्यालय भी खेल पर धन व्यय करना मूर्खता समझता है। खेल की व्यवस्था न होने के कारण बालकों के अनेक संवेग जो हैं वो वहीं दब जाते हैं, और जो संवेग होते हैं वो उभरने पर अति घातक सिद्ध हो जाते हैं। वे बालकों को न केवल असमायोजित कर देते हैं, बल्कि उनको विविध प्रकार के अपराध करने के लिए भी हमेशा प्रेरित करते हैं। अगला कारण है परीक्षा प्रणाली। हमारे विद्यालयों के छात्रों की परीक्षा लेने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसमें कितने ही दोष हमें देखने को मिलते हैं। यह प्रणाली मुख्य रूप से बालकों को परीक्षा भवनों में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का अवसर देती है। यदि उनको ऐसा करने से रोका जाता है तो वे मारपीट यहाँ तक कि हत्या भी कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा में असफल होने के कारण घर से भाग जाएंगे या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली बाल अपराधों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। अगला कारण है व्यक्तिगत स्कूल। H.G. वेल्स ने व्यक्तिगत स्कूलों के बारे में लिखा है कि यदि आप इस बात का अनुभव करना चाहते हैं कि पीढ़ियों के बाद पीढ़ियां किस प्रकार पहाड़ी नदियों के वेग से विनाश की ओर बढ़ रही हैं, तो आप किसी प्राइवेट स्कूल को ध्यान से देखिए। तो एक प्राइवेट स्कूल के संबंध में इन्होंने लिखा है कि ये प्राइवेट स्कूल जो हैं ये बालकों के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं नहीं जुटाते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक बालकों का विकास जो है वो विकृत रूप धारण कर लेता है और वे पक्के बाल अपराधी बन जाते हैं। फिर है संवाद वाहन के साधन। इसमें पहला कारण है प्रहसन की पुस्तकें। प्रहसन क्या होता है? हंसी मजाक, मतलब चुटकुले। प्रहसन की पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य है बालकों का मनोरंजन करना। इन पुस्तकों की विषय सामग्री जो होती है वो काल्पनिक होती है, और काल्पनिक होने के अलावा आक्रमणकारी
और उत्तेजित करने वाली घटनाओं पर वो आधारित होती है। इसलिए जैसा कि मेडिनस एंड जॉनसन महोदय ने लिखा है कि कैलिफोर्निया राज्य की धारा सभा ने अपनी एक रिपोर्ट में ये तर्क प्रस्तुत किए हैं कि बाल अपराधों का जो कारण है वो बालकों द्वारा प्रहसन की पुस्तकों का पढ़ा जाना माना गया है। अगला कारण है सस्ते उपन्यास व पत्रिकाएं। सस्ते उपन्यासों और पत्रिकाओं का मुख्य विषय जो है वो युवकों और युवतियों का यौन संबंध पर आधारित प्रेम माना गया है। अतः हेली और ब्रोनर ने उनको बाल अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया है। अगला बिंदु है चलचित्र। ब्लूमेर एंड हाउजर ने लिखा है कि चलचित्र धन प्राप्त करने की अनुचित विधियों का सुझाव देकर के काम वासनाओं को भड़काकर और कुत्सित कार्य मतलब बुरे कार्यों को प्रदर्शित करके बाल अपराधों में अतिशय योग देते हैं। ब्लूमर ने इसके संबंध में लिखा है कि सन 1933 में इलिनॉइस नगर में द वाइल्ड बॉय ऑफ द रोड नामक चलचित्र के प्रदर्शित होने के एक महीने के अंदर ही 14 बच्चे जो हैं वो घर से भाग गए थे। इनमें से 15 ईयर्स की लड़की भी थी जो बिल्कुल उसी प्रकार के वस्त्र पहने हुए थी जैसे कि उस चलचित्र की जो प्रमुख नायिका ने पहन रखे थे। फिर अगला कारण टेलीविज़न को माना गया है। टेलीविज़न के संबंध में अब तक 3 विस्तृत अध्ययन हमने देखे हैं। 1958 में इंग्लैंड में, 1961 में अमेरिका में और 1962 में जापान में ये अध्ययन हमें प्राप्त हुए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर इसको बाल अपराधों के लिए चलचित्र से अधिक दोषी ठहराया गया है। बेनी महोदय ने इसके संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि तरुण मतलब जवान और परेशान किशोरों के लिए टेलीविज़न बाल अपराध का प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है। फिर आएंगे सांस्कृतिक कारक। आधुनिक युग में हमारे जीवन के समान हमारी संस्कृति भी कृत्रिम हो गई है। उसके अर्थ और महत्व का लोप हो गया है। वह वयस्कों, किशोरों और बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो रही है। अतः बालक और किशोर उससे अपना संबंध विच्छेद करके समाज विरोधी कार्यों में संलग्न होते हुए देखे जा सकते हैं। मेडिनस व जॉनसन ने इसके संबंध में लिखा है कि वियतनिक आंदोलन और अधिक हॉल का हिप्पी आंदोलन संबंध विच्छेद का अधिक पूर्ण रूप व्यक्त करता हुआ जान पड़ता है। फिर है बाल अपराध का कारण। बाल अपराध का निवारण है। कारण हमने पढ़ लिए, अब उसके निवारण हम किस प्रकार करते हैं। बाल अपराध के निवारण, निरोध या फिर रोकने के लिए परिवार जो है वो विद्यालय, समाज और राज्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिवार इस बाल अपराध के निवारण के लिए क्या कार्य कर सकता है। सबसे पहला है उत्तम वातावरण। परिवार का वातावरण उसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग, समायोजन, सहानुभूति का आदर्श प्रतीक होना चाहिए। ऐसा वातावरण बाल अपराध का घोर शत्रु होता है। अगला बिंदु है बुद्धि पर नियंत्रण। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है क्योंकि ऐसे परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और निकटता की भावना पाई जाती है। अतः उनमें बाल अपराध का जन्म होना बहुत ही कठिन है। अगला बिंदु है बालकों का निर्देशन। बालक ज्ञान और समझदारी की कमी के कारण बाल अपराध की ओर बढ़े चले जाते हैं। अतः उनके माता पिता को शिक्षा, चित्रों, मनोरंजन आदि के संबंध में उनको पग पग पर निर्देशित करना
चाहिए। इस प्रकार निर्देशन प्राप्त करने वाले बालकों से बाल अपराध की आशा बिल्कुल भी नहीं की जाती। फिर है बालकों का निरीक्षण। माता पिता को अपने बालकों के मध्य में प्रतिदिन कुछ समय व्यतीत करके उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनको परामर्श भी देना चाहिए। ऐसे माता पिता की संतान जो है वो कुमार्ग पर नहीं चलती हैं। अगला बिंदु है बालकों के प्रति उचित व्यवहार। माता पिता को बालकों के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए। उन्हें न तो अधिक लाड़ प्यार करके बालकों को बिगाड़ना चाहिए और न अधिक कठोर अनुशासन में रखकर उनकी इच्छाओं को दबाना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार पाने वाले बालकों में अपराध प्रवृत्ति का विकास बिल्कुल नहीं होता है। अगला बिंदु है बालकों के अध्ययन की क्षमता। परिवार में बालकों के अध्ययन के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस उद्देश्य से उनके लिए कोई शांत और एकांत स्थान सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे स्थान में अध्ययन करके उनके मस्तिष्क का क्रमिक विकास होता चला जाएगा, जो उनको बाल अपराध की हानियों से अवगत कराता। अगला बिंदु है बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति। माता पिता को बालकों की सभी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा न करने से बालक उनकी पूर्ति के लिए अनुचित उपायों का प्रयोग करके बाल अपराध के दोषी बन जाएंगे। अगला है बालकों के दैनिक व्यय की पूर्ति। बालकों को अपने दैनिक व्यय के लिए कुछ धन की जरूरत होना एक स्वाभाविक बात है। माता पिता को अपनी आय को ध्यान में रखकर उन बालकों को दैनिक खर्च के लिए कुछ रुपए अवश्य देने चाहिए। ऐसा न करने से वे स्वयं बालकों को धन की चोरी करने की शिक्षा देते हैं। अगला बिंदु है बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण। माता पिता को बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण हमेशा करना चाहिए। ऐसी आदतों वाले बालक अनुचित कार्य करके अपराधी कहे जाने से घृणा करते हैं। फिर है बालकों में आत्मनिर्भरता का विकास। माता पिता को बालकों में आत्मनिर्भरता के गुण का अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। इस गुण का विकास बालक अपनी आवश्यकताओं को स्वयं कार्य करके पूरा करने का प्रयास करते हैं और अनुचित उपायों को वो नहीं। इसमें पहला है उत्तम वातावरण। विद्यालय को बालकों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और संवेगात्मक विकास करने के लिए उत्तम वातावरण का निर्माण करना जरूरी है। अगला है बालकों की स्वतंत्रता। विद्यालय को बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं का विकास करने के लिए उसको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, पर यह स्वतंत्रता जो है वो नियंत्रित और निश्चित सीमाओं के अंतर्गत होनी चाहिए। अगला है तरुण गोष्ठियों की स्थापना। विद्यालय में तरुण गोष्ठियों की स्थापना की जानी चाहिए। वैलेंटाइन महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि ये जो तरुण गोष्ठियां हैं ये बालकों को अपनी रुचियों और क्षमताओं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास। विद्यालयों को बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करके उनके अनुरूप शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा करके वो बालकों की विभिन्न योग्यताओं का विकास करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है अच्छे पुस्तकालय का प्रबंध। विद्यालय में सभी प्रकार के बाल उपयोगी पुस्तकों से सुसज्जित अच्छा एक पुस्तकालय होना चाहिए। साथ ही उसे बालकों को पुस्तकालय का सदुपयोग करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर है उपचारात्मक व व्यावसायिक कक्षाएं। विद्यालयों द्वारा बाल अपराध का निवारण करने के लिए एक नई विधि के प्रयोग का सुझाव देते हुए मेडिनस एंड जॉनसन महोदय ने लिखा है कि उपचारात्मक शिक्षा की कक्षाएं और कुछ व्यावसायिक कक्षाएं जो हैं वो लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं। अगला है
पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। बालकों में सामाजिक बंधनों का विकास करने के लिए विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। एलिस महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि बाल अपराधियों को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में शामिल करने का हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे उत्तम सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। अगला है अनुत्तीर्ण होने की समस्या का समाधान। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण कुछ छात्र बाल अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं, वो बाल अपराधी बन जाते हैं। अतः एलिस महोदय ने इसके संबंध में सुझाव दिया है कि यदि हम असफलता की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हमें छात्रों का वर्गीकरण करना चाहिए और पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में इस प्रकार के सुधार करने चाहिए कि छात्र जो भी कुछ करता है उसमें वो सफल हो जाए। अगला है वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। एलिस महोदय ने इसके संबंध में कहा कि बाल अपराध का मुख्य कारण जो है वो अवांछनीय सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास होता है। विद्यालय सामाजिक दृष्टिकोणों के प्रति अधिक ध्यान देकर और विद्यालय से बाहर उपयुक्त क्रियाओं का आयोजन करके इस विधा में बहुत कुछ वो कर सकता है। फिर आगे है योग्य शिक्षकों की नियुक्ति। विद्यालयों में जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। उन शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि उन शिक्षकों को बालकों की रुचियों, इच्छाओं और अभिव्यक्तियों को समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। शिक्षकों को बालकों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। शिक्षकों को बालकों का मित्र, सहायक और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों और शिक्षण के उपकरणों के प्रयोग में सदैव कुशल होना चाहिए। शिक्षकों को बालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिर आगे है समाज और राज्य के क्या कार्य हैं। पहला है बालकों की राजनीति से पृथकता, कि उनको राजनीति से अलग करना। राजनीतिक दल बालकों को अनेक अनुचित कार्यों के लिए प्रयोग करके अपराध की ओर ले जाते हैं। अतः राज्य को कानून बनाकर 18 वर्ष तक की आयु के बालकों पर राजनीतिक कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अगला है मनोरंजन की व्यवस्था। समाज को बालकों के लिए मनोरंजन की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे अपने अवकाश का उचित उपयोग कर सकें। अगला है निर्धन बालकों की आर्थिक सहायता। जो बालक निर्धन होते हैं उनकी संपूर्ण शिक्षा जो है वो निःशुल्क होनी चाहिए, साथ ही उनको अपनी शिक्षा के व्यय के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। अगला है निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार। बालकों द्वारा अपराध किए जाने का मुख्य कारण उनके परिवारों की निर्धनता, गरीबी मानी जाती है। अतः राज्य इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास करे। अगला है चलचित्रों पर कंट्रोल। चलचित्र बालकों की अपराध प्रवृत्ति को हमेशा प्रोत्साहित करने में विशेष योगदान देते हैं। अतः राज्य द्वारा अपराधी और अनैतिक कार्यों का प्रदर्शन करने वाले चलचित्रों पर कड़ा नियंत्रण आरोपित किया जाना चाहिए। अगला है सामूहिक संघों का निर्माण। प्रत्येक नगर के विभिन्न मार्गों में के जो बालक होते हैं, विभिन्न भागों के जो बालक होते हैं और किशोर, उनके सामूहिक संघों का निर्माण किया जाना चाहिए। इन संघों को बालकों और किशोरों को सम्मिलित रूप से सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिए। इस प्रकार का सामूहिक कार्य उन किशोरों और बालकों में सामाजिक समायोजन का विकास करेगा और साथ ही उनके व्यवहार को स्वस्थ दिशा में ले जाएगा।
आगे है गंदी बस्तियों की समाप्ति। गंदी बस्तियां बाल अपराधों के जन्म और विकास के लिए कुविख्यात मानी जाती हैं। अतः इन बस्तियों को यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। यही कारण है कि सभी बड़े नगरों में यह कार्य किया जा रहा है। अगला है अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध। अनैतिक कार्यों को बाल अपराध की जननी कहा जा सकता है। अतः समाज को अनैतिकता से मुक्त करने के लिए सभी संभव प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए। इसी उद्देश्य से अनेक नगरों में से वेश्यालयों को हटा दिया गया और बम्बई, बंगाल, मद्रास आदि राज्यों में किशोर धूम्रपान अधिनियम बनाकर 16 वर्ष से कम आयु के बालकों को धूम्रपान करने का निषेध कर दिया गया। फिर है बाल अपराध के उपचार। बाल अपराध का उपचार करने के लिए 2 प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं, मनोवैज्ञानिक विधियां और वैधानिक विधियां। इनका अध्ययन हम नीचे करने जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक विधियों में हम बात करें तो इसमें मनोविश्लेषण पहली विधि है। मनोविश्लेषण विधि में मनोविश्लेषक द्वारा अपराधी बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके उसमें जो दबे हुए संवेग हैं और दबी हुई जो इच्छाएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसके बाद वह इनका विश्लेषण करके बालक द्वारा अपराध किए जाने के कारणों को जानने का प्रयास करता है। इस विधि की सफलता बालक के सहयोग पर ही निर्भर रहती है। बालक अगर सहयोग करेगा तो जो मनोविश्लेषक है वो उसमें सफलता प्राप्त कर पाएगा। अतः उसका सहयोग न मिलने पर मनोविश्लेषक को इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगली विधि है मनो अभिनय। इस विधि में बाल अपराधी को अपनी इच्छा के अनुसार किसी प्रकार का अभिनय करने का अवसर दे दिया जाता है। अभिनय करते समय वह बाल अपराधी जो है वो अपने विभिन्न संवेगों, विचारों, मानसिक संघर्ष आदि को स्वतंत्रतापूर्वक उन सभी के समक्ष व्यक्त करता है। फलतः कुछ समय के बाद वो मानसिक शांति का अनुभव करने लगता है और उसका व्यवहार जो है वो कंट्रोल मतलब संतुलित हो जाता है। अगली विधि है खेल द्वारा चिकित्सा। बाल अपराध का एक मुख्य कारण यह है कि बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने का अवसर कभी नहीं मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो इस प्रवृत्ति का दमन हो जाता है, मतलब वो प्रवृत्ति दब जाती है, जो अवसर मिलने पर विनाशकारी कार्यों के रूप में दोबारा उत्पन्न होती है। खेल द्वारा चिकित्सा में बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के अनुसार कोई भी वस्तु बनाने का अवसर प्रदान किया जाता है। इससे क्या होता है, बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति जो है वो संतुष्ट हो जाती है और उस बालक के मन का जो विकार है वो दूर हो जाता है। बाल अपराधियों का उपचार करने में ये विधि बहुत अधिक सफल हुई है। इसलिए मेडिनस एंड जॉनसन महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि संवेगात्मक असंतुलन वाले अधिकांश बाल अपराधियों को खेल विधि द्वारा चिकित्सा प्रदान की जाती है। फिर है वैज्ञानिक विधियां। इसमें पहला है कारावास विधि। बाल अपराध का परंपरागत जो उपचार है वो कारावास है, जिसको हम जेल, हवालात आदि के नाम से जानते हैं। इसमें केवल एक लाभ यही होता है कि वह यह कि कारावास में रहने के दौरान मतलब उस समय जैसे जैसे बंदी की आयु में जो बाल अपराधी है उसकी आयु में बढ़ोतरी होती जाती है, वैसे वैसे उसके व्यवहार में बदलाव आते जाते हैं। परिणामतः कारावास से वो मुक्त होने के बाद उसकी जो अपराधी प्रवृत्ति है वो निर्बल हो जाएगी। ग्लुक एंड ग्लुक महोदय ने अपने अध्ययनों में यह सिद्ध किया है कि अनेक बाल अपराधी 40 ईयर्स की आयु प्राप्त करने पर अपराधी नहीं रह जाते हैं, मतलब वो उस अपराध की श्रेणी से निकल जाते हैं। मेडिनस एंड जॉनसन ने इसके संबंध में लिखा है कि अपराध का संबंध
युवकों से होता है। अतः अधिकांश किशोर जो हैं वो अपराधी वयस्क नहीं बनते हैं। फिर अगली विधि है किशोर न्यायालय। जब कोई बालक या किशोर अपराध करता है तो उसे साधारण न्यायालयों में न ले जाया जाकर किशोर न्यायालयों में ले जाया जाता है। न्यायालय का वातावरण जो है वो उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। न्यायाधीश इस बात पर विचार करता है कि बालक का सुधार किस प्रकार से किया जाए। वो 2 प्रकार की आज्ञाएं देता है। उनके अनुसार अपराधी को या तो सुधार अधिकारी के पास या फिर सुधार गृह में भेज दिया जाता है। इस समय भारत के अनेक राज्यों में किशोर न्यायालय हैं, जैसे कि दिल्ली, बंगाल, बम्बई, मद्रास आदि जगह। अगली जो विधि है वो है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण या प्रोबेशन वो युक्ति या उपाय है जिसमें बाल अपराधी को न्यायालय से दंड मिलने पर जेल न भेजकर कुछ शर्तों पर समाज में ही उसे रहने की आज्ञा मिल सकती है। इस प्रकार बालक को अपना सुधार करने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। प्रोबेशन काल में उसे सुधार अधिकारी के निरीक्षण में रहना पड़ता है और ये जो सुधार अधिकारी है ये मित्र और संरक्षक के रूप में बालक में सुधार करने का हमेशा प्रयास करता है। यदि प्रोबेशन काल में बालक के अपराध में सुधार हो जाता है तो उसे जेल में नहीं जाना पड़ता। इस समय भारत में उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई आदि अनेक जो जिले हैं उन जिलों में सुरक्षा अधिकारी व्यवस्थित हैं। अगला है किशोर बंदीगृह। ये जो बंदीगृह हैं ये वास्तव में सुधार संस्थाएं होती हैं। इसमें बंदियों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और वे बंदीगृह में सामान्य और औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनको समाप्त करने के बाद वे नगर के किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी जा सकते हैं। इस समय हमारे देश में उत्तर प्रदेश में बरेली, उड़ीसा में अगुल और बिहार में पटना में किशोर बंदीगृह स्थापित हैं। अगला है किशोर सुधार गृह। ये एक प्रकार के औद्योगिक विद्यालय माने जाते हैं जहां बाल अपराधियों को सुधारने का कार्य किया जाता है और सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा भी उन बाल अपराधियों को प्रदान की जाती है। इस प्रकार के सुधार गृह जो हैं वो लखनऊ, बरेली, पूना, सतारा, नासिक, सोलापुर, धारवाड़ आदि में प्रदान की जाती है। फिर है पोस्टल कक्षाएं। ये संस्थाएं जो हैं ये बंदीगृह और मान्यता प्राप्त स्कूलों के बीच की संस्थाएं हैं। इनमें साधारणतः 15 से लेकर 20 ईयर्स तक के अपराधी यहाँ रखे जाते हैं। ये संस्थाएं 2 मुख्य कार्य करती हैं। एक तो ये बाल अपराधियों को सुधारने का कार्य करती हैं और उनको इस प्रकार की औद्योगिक या फिर व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं जिनसे कि वे बाल अपराधी जीवन में धनोपार्जन करने में सफल हो सकें। भारत में ये संस्थाएं मद्रास के पालकोट, बंगाल के बहरामपुर और बम्बई के धारवाड़ में स्थित हैं। मैसूर और मध्य भारत में एक पोस्टल संस्थाएं हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।